हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ संदीप दास। पिछले क्लास में हम ध्वनि को देख रहे हैं और वैसी चैप्टर को आज हम आगे की ओर लेके चलते हैं। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और आज हम ध्वनि के कारक के बारे में समझेंगे। फैक्टर्स ऑफ साउंड क्या है, साउंड का कारक क्या है। जैसे कारक, जैसे कि साउंड को प्रभाव कौन कौन डालता है, साउंड को प्रभावित करने वाले क्या क्या वैसे कारक हैं जिससे साउंड अधिक भी होता है, कम भी होता है। हर मीडियम में उसका चाल अलग होता है। ठीक है, इसके बारे में समझेंगे। जैसे कि सामान्य रूप से अगर बात करें तो ध्वनि के कारक चार प्रकार के होते हैं। जैसे तापमान, आर्द्रता, माध्यम और दबाव। ये ध्वनि के चार कारक है। इसको हम पिछले क्लास में इंट्रोड्यूस भी किए हैं, ठीक है ना। तो थोड़ा सा हम इंट्रोड्यूस इसको और करते हैं। जैसे कि तापमान पर ध्वनि का क्या कारण पड़ता है। जैसे कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, ठीक है ना, तापमान बढ़ेगा तो ध्वनि में 1 डिग्री मान लेते हैं। ध्वनि जो है तापमान में यदि 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ता है, जैसे वायु में 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ता है, तो 1 डिग्री बढ़ने से, 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ने से 0.61 मीटर पर सेकेंड ध्वनि की गति बढ़ती है। समझ रहे हैं ना, ध्वनि की गति बढ़ती है। तो ये टेम्परेचर में हो गया। आर्द्रता की बात करें तो आर्द्रता में जैसे ही आर्द्रता बढ़ती है तो ध्वनि का वेग घटता है। जैसे आर्द्रता अगर बढ़ेगा, मान लेते हैं ये बढ़ेगा, ठीक है, बढ़ेगा तो इसका जो ध्वनि का गति है वो क्या होगा, घटेगा। ठीक है, ये हमने भी देखा था। उसके बाद मीडियम, सॉलिड, लिक्विड और गैस में ध्वनि की चाल परिवर्तित होते रहती है। ठीक है ना, सबसे अधिक सॉलिड में होगी, ठीक है, उसके बाद गैस में होगी, उसके बाद लास्ट में लिक्विड में होगी। तो ध्वनि की चाल सबसे किस में होगी अधिक, सॉलिड में। ठीक है, उसके बाद अब आ जाते हैं प्रेशर पे। जैसे कि सामान्य तापमान होने पर गैस में ध्वनि की चाल पर दबाव का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे कि टेम्परेचर सामान्य है, नॉर्मल टेम्परेचर, तो नॉर्मल टेम्परेचर में ध्वनि की चाल पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, क्योंकि टेम्परेचर ही नॉर्मल है, तो उस पर दबाव, प्रेशर बनेगा ही नहीं। और प्रेशर बनेगा नहीं तो ध्वनि के चाल में कोई भी तरह का प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं ध्वनि का स्वभाव। ध्वनि का स्वभाव किस टाइप का होता है, नेचर ऑफ साउंड। नेचर ऑफ साउंड, नेचर ऑफ साउंड किस तरह का होता है। जैसे कि ध्वनि जो है वो मुख्य रूप से माध्यम में गमन करती है। मतलब कि अगर मीडियम नहीं होगा तो उसमें गमन करेगा ही नहीं। जैसे कि वैक्यूम, निर्वात में ध्वनि गमन नहीं करती है, ठीक है, माध्यम में गमन करती है। अब माध्यम में कोई भी मीडियम होना चाहिए, जैसे कि सॉलिड का मीडियम, लिक्विड का मीडियम या गैसियस मीडियम, ये तीनों में कोई भी मीडियम होनी चाहिए। ठीक है, और यदि ध्वनि अगर मीडियम में ही गमन करती है तो इस तरह का ध्वनि को हम क्या बोलेंगे, जो तरंगे निकलती हैं उस तरह के ध्वनि तरंगों को हम क्या बोलेंगे, यांत्रिक तरंगे। मतलब कि ध्वनि तरंगे हमेशा मैकेनिकल वेव के रूप में क्या करती है, फ्लो करती है।
इनको चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता होती है, उसी तरह ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, और ऐसी तरंगों को हम क्या बोलेंगे? मैकेनिकल तरंगे। इसी के थ्रू व्यवहार करती है। लेकिन मुख्य रूप से अगर देखें तो मैकेनिकल तरंगे दो तरह की होती है, एक होता है ट्रांसवर्स वेव और एक होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो ध्वनि लॉन्गिट्यूडनल मतलब कि अनुदैर्ध्य तरंगे के रूप में काम करती है। समझ गया ना? ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंगे के रूप में काम करती है। ठीक है, अब आ जाते हैं अनुदैर्ध्य तरंगे क्या है। अनुदैर्ध्य तरंगे सिंपल सा ये समझिए कि जिसमें रेयरफेक्शन और कॉम्प्रेशन, रेयरफेक्शन और कॉम्प्रेशन का काम हो। जैसे कि ये हो जाएगा कॉम्प्रेशन, ये कॉम्प्रेशन, और ये हो जाएगा रेयरफेक्शन। मतलब कि संपीड़न और विरलन सामान्य रूप से बनती रहे, उसी तरंगों को हम क्या बोलेंगे? अनुदैर्ध्य तरंगे। ठीक है, अब हम आते हैं ध्वनि तरंगों का प्रकार। ठीक है, ध्वनि तरंगों का प्रकार, टाइप्स ऑफ साउंड वेव। टाइप्स ऑफ साउंड वेव्स। साउंड वेव्स कितने प्रकार के होते हैं? तो सामान्य रूप से ध्वनि तरंगे तीन प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के। ठीक है, कौन कौन से भाई? तो देखते हैं यहां पे। पहला होंगे इंफ्रासोनिक साउंड वेव, इंफ्रासोनिक साउंड वेव। दूसरा होगा ऑडिबल साउंड वेव, और तीसरा हो जाएगा अल्ट्रासोनिक साउंड वेव, अल्ट्रासोनिक साउंड वेव। हिंदी में इसको बोलते हैं अश्रव्य तरंगे, अश्रव्य ध्वनि तरंगे, श्रव्य ध्वनि तरंगे, और तीसरा क्या हो जाएगा? पराश्रव्य ध्वनि तरंगे, पराश्रव्य ध्वनि तरंगे। एक चीज हम बताएंगे कि साउंड को मापा जाता है, तो क्या मापा जाता है? हर्ट्ज में, है ना? कितने हर्ट्ज में ये साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो सिंपल सा आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि इंफ्रासोनिक साउंड वेव है, इसकी 0 हर्ट्ज से शुरुआत होती है और 20 हर्ट्ज तक ये जाती है। ठीक, और ऑडिबल साउंड जो है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक जाती है। ठीक, उसके बाद ये जो साउंड होती है अल्ट्रासोनिक, ये 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। अब ये क्या है थोड़ा सा समझिए। इंफ्रासोनिक साउंड वेव जो है, अश्रव्य ध्वनि तरंगे, ये वैसी तरंगे होती हैं जिसे मनुष्य के कान सुनने में सक्षम नहीं होते हैं। तो ऐसी ध्वनि तरंगों को हम क्या बोलेंगे? इंफ्रासोनिक साउंड वेव, अश्रव्य ध्वनि तरंगे। और अश्रव्य ध्वनि तरंगों को कौन सुन सकता है या फिर कौन उत्पन्न करता है? ठीक है, पहले सुन देख लेते हैं कौन उत्पन्न करता है इसको। जैसे ये साउंड जैसे कि उत्पन्न होता है जैसे भूकंप के द्वारा, या फिर ज्वालामुखी के द्वारा, हिमस्खलन के द्वारा, चक्रवात के द्वारा ये उत्पन्न होता है अश्रव्य ध्वनि तरंगे।
ठीक है। अब इसको कौन सुन सकता है? तो इसको सुनने के लिए वेल मछली, ठीक है ना, और हाथी, ये सब जो है इसको, ये साउंड को वे सुन सकते हैं। ठीक है। अब श्रव्य ध्वनि तरंगे जिनकी आवृत्ति फ्रीक्वेंसी कितनी होती है भाई? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। मतलब कि 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक इन ध्वनि तरंगों को समान रूप से मनुष्य का कान सुन सकते हैं, है ना। तो इतना उनका कैपेबिलिटी होता है, कान की क्षमता, जो कि इतने ध्वनि साउंड को मतलब वो सुन सकते हैं। ठीक है। और ये प्रोड्यूस भी करते हैं 20,000 हर्ट्ज तक। ठीक। अब आ जाते हैं अल्ट्रासोनिक साउंड वेव। अल्ट्रासोनिक साउंड वेव, इस तीनों साउंड वेव में सबसे इंपॉर्टेंट यही है और यहां से क्वेश्चन हमेशा बनता है। अल्ट्रासोनिक साउंड वेव का जो है, इसका जो श्रव्य क्षमता होता है वो 20,000 से अधिक होता है। ये मनुष्य के काम सुनने में कैपेबल नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या होते हैं? ये बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी वाले साउंड होते हैं, ठीक है। तो ये मनुष्य के कानों के द्वारा इसे आसानी से सुना नहीं जा सकता है, ठीक है ना। पराश्रव्य ध्वनि तरंगे जो बात करें तो इनको किस तरह के जो जीव हैं वो सुन सकते हैं? जैसे कि चमगादड़। ये चमगादड़ जो है वो इन ध्वनियों को आसानी से अपने गतिविधियों द्वारा उत्पन्न भी करता है, चमगादड़, और उन ध्वनि तरंगों को मतलब कि 20,000 हर्ट्ज से अधिक ध्वनि तरंगों को सुन भी सकता है, ठीक है। तो इन ध्वनि तरंगों में से में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अल्ट्रासोनिक साउंड वेव का हो जाता है। तो हम अल्ट्रासोनिक साउंड वेव का प्रयोग देखेंगे कि कहां कहां पर इसका यूज होता है ना। यूजेस ऑफ अल्ट्रासोनिक साउंड वेव, ठीक है। अल्ट्रासोनिक साउंड वेव का जो यूज होता है मुख्य रूप से हम लोग जानते हैं सोनार। अब ये सोनार क्या है हम बताएंगे। फिर आ जाते हैं रडार, रडार आ जाएंगे। उसके बाद आ जाएंगे अल्ट्रासोनोग्राफी, अल्ट्रासोनोग्राफी, ठीक है। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे लिथोट्रिप्सी, लिथोट्रिप्सी। अब ये है क्या, इसके बारे में समझते हैं, ठीक है। सोनार जिसका आप फुल फॉर्म जो है आप जानते ही हैं, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ठीक है ना। फिर रडार का हो जाएगा रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, ठीक है ना। अब आ जाता है अल्ट्रासोनोग्राफी और लिथोट्रिप्सी। सोनार जो मुख्य रूप से ये एक ऐसा तकनीक है जिसमें जल में दूरी मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। और ये दूरी मापने के लिए, जैसे कि जल में कौन कौन से होते हैं, जैसे समुद्र में पनडुब्बी, पनडुब्बी जो होते हैं, समझ रहे हैं ना भाई, पनडुब्बी या पानी जहाज, ठीक है ना, इनमें सोनार लगाया जाता है डिटेक्ट करने के लिए कि भाई आगे अगर किसी भी तरह का समुद्री पहाड़ हो या बर्फ हो तो उससे साउंड रिफ्लेक्ट होकर के जहाज को इंफॉर्मेशन मिल जाए, इसीलिए सोनार का प्रयोग किया जाता है। अब आ जाते हैं अल्ट्रासोनोग्राफी। अल्ट्रासोनोग्राफी में सोनार अल्ट्रासाउंड का प्रयोग किया जाता है ताकि भ्रूण चिकित्सा या भ्रूण संबंधी जानकारी को पहचान के लिए और मस्तिष्क चित्रण या फिर मेरुदंड के उपचार के लिए। अब देखिए भाई, किसी भी तरह का जो कोई भी है उपचार करना है ना, तो गर्भ से उपचार है तो भाई उनको कोई दिक्कत है, बच्चे ठीक है ना, तो उसमें क्या होता है कि बच्चे को देखरेख के लिए और उनकी ये चीज उनके गतिविधियों को पहचान के लिए, है ना, ये चीज किया जाता है।
अब ध्यान रखिएगा कि लिंग पहचान करना गैर कानूनी है। लिंग कभी भी कोई भी सेक्टर में पहचान नहीं की जानी चाहिए। ये हमेशा गैर कानूनी है। अब इसको देखिए, बोला जाता है कि बहुत सारे इसमें दंड प्रावधान किए गए हैं, तो आप किसी भी बच्चे की लिंग की पहचान नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना? वो चीज यहाँ पे नहीं होता है, वो चीज इसमें नहीं होता है, ठीक है ना? अब देखिए दूसरा, जैसे कि मस्तिष्क, जैसे ब्रेन है, ब्रेन में अगर किसी भी तरह का कोई देखा जाए कि कोई डिस्टरबेंस है, तो उसमें या फिर पूरे माथा में या तो सर में आप कहीं भी देख सकते हैं, उसके पहचान के लिए, या फिर किसी भी तरह का कोई डाउट है या कोई बीमारी है या फिर किसी भी तरह का, तो उसमें अल्ट्रासाउंड का प्रयोग किया जाता है। और दूसरा मेरुदंड, बैकबोन है ना, बैकबोन के उपचार के लिए, बैक बोन के उपचार के लिए किया जाता है, ठीक है। अब आ जाते हैं लिथोट्रिप्सी। लिथोट्रिप्सी क्या होता है? जैसे पथरी हो जाता है ना भाई, पथरी, तो पथरी के उपचार के लिए लिथोट्रिप्सी का ये टेक्नोलॉजी को प्रयोग किया जाता है, जिससे कि बिना चीरे फाड़े क्या हो जाए भाई, पथरी का उपचार आसानी से हो जाए, ठीक है। अब रडार आ जाते हैं, जैसे कि फाइटर जेट है, फाइटर जेट है, तो फाइटर जेट क्या करते हैं? अब भाई उनमें रडार लगाया जाता है, या हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर है, रडार लगाया जाता है ताकि उनको पता चले कि उनका जो भी कनेक्शन होता है, एयर कनेक्शन, ठीक है ना, उनको उस पे उनका जो एक्टिविटी है वो कंट्रोल में रहे, ठीक है। कोई जहाज खो ना जाए या फिर किसी भी तरह का कोई ये प्रॉब्लम ना क्रिएट हो, तो इसीलिए क्या प्रयोग किया जाता है? रडार का। तो ये वायु वाले जहाज में प्रयोग किया जाता है और ये पानी वाले जहाज में सोनार प्रयोग करी जाती है, ठीक है ना। तो ये अल्ट्रासोनिक साउंड वेव का यूजेस हो गया। अब हम लोग चलते हैं भाई, इको क्या है, प्रतिध्वनि क्या है ना, इको। इको क्या है? इको, जैसे कि यह एक ध्वनि के ही प्रतिध्वनि है। ये अपनी, जैसे कि बोला जाता है कि आप जो बोल रहे हैं उसे बार बार सुनाई दे रहा है, ठीक है ना, तो इस प्रक्रिया को हम, बारंबार सुनाई देने वाली प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे? इको। बारंबार सुनाई देने वाली ध्वनि को, बारंबार सुनाई देने वाली ध्वनि को हम क्या बोलेंगे? इको कहेंगे। जैसे आप कोई कमरे में बंद है ना, या हॉल में है, तो उसमें आपको ध्वनि कैसे सुनाई देगी? तो इसका एक कंडीशन है ना भाई, तो ध्वनि इको कब सुनाई देगी? तो इको सुनाई देने के लिए दो प्रकार की कंडीशन की आवश्यकता होती है। जैसे कि पहली हम बात करें, तो पहली क्या है कि कोई भी स्रोत है, कोई भी सोर्स है, स्रोत, और जो सुनने वाले व्यक्ति होते हैं जिनको श्रोता बोला जाता है, ठीक है ना, उनके बीच की दूरी कम से कम कितनी होनी चाहिए? 17 मीटर, 17 मीटर होनी चाहिए, ये क्वेश्चन पूछता है। तो 17 मीटर बीच की दूरी है, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे भाई? हमें बार बार जो ध्वनि रिपीट होगी उसे हम क्या बोलेंगे? इको। समझ गए ना? उसके बाद दूसरी क्या है? दूसरी कंडीशन ये है कि प्रतिध्वनि सुनने के लिए ध्वनि स्रोत से परावर्तक सतह यानी दीवार तक जाने और वापस आने में कम से कम 0.1 सेकेंड का समय लगना चाहिए। 0.1 सेकेंड। जैसे कि आप कोई हॉल में है, तो प्रतिध्वनि आपको सुनना है, इको सुनना है, तो 0.1 सेकेंड का टाइम पीरियड लगनी चाहिए। कैसे? जैसे दीवार पे गया और मतलब जैसे गया वैसे फट से आना चाहिए, ठीक है ना, तो उसे हम, यही अगर टाइम मैनेजमेंट रहेगा तभी जाकर के हमारे हमको क्या होगा, मतलब कि 1 सेकेंड का 10वां भाग, 10वां भाग, तो उसी, है ना, 10वां भाग 1 सेकेंड का, तो हमको ध्वनि, प्रतिध्वनि सुनाई देगी। क्लियर है ना? अब हम चलेंगे
लास्ट मैक नंबर। क्या है मैक नंबर? मैक नंबर के बारे में समझते हैं। मैक संख्या, मैक नंबर, मैक संख्या। ये मैक संख्या क्या है इसके बारे में समझते हैं। सामान्य रूप से मैक संख्या जो है या मैक नंबर जो है वो 4 तरह के होते हैं, ठीक है ना। और मैक संख्या जो है उसे हम बोलेंगे जो कि किसी वस्तु की चाल एवं ध्वनि की चाल के बीच का अनुपात होता है। कोई वस्तु चल रहा है, जैसे हवाई जहाज चल रहा है मान लेते हैं, ठीक है ना भाई, हवाई जहाज चल रही है, हवाई जहाज चल रही है मान लेते हैं, ठीक है ना। अब ये जो चल रही है इसका एक क्या होना चाहिए? चाल, स्पीड। और स्पीड के साथ साथ जो है इसमें ध्वनि की चाल, साउंड, स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ चाल का अनुपात, मतलब कि ऑब्जेक्ट, मतलब एरोप्लेन का स्पीड, एरोप्लेन का स्पीड और एरोप्लेन द्वारा जो ध्वनि प्रोड्यूस की जा रही है उसका स्पीड, दोनों के स्पीड का क्या होता है? रेशियो होता है, रेशियो। इसी को क्या बोलेंगे? मैक संख्या। अब मैक संख्या 4 तरह का होता है, जैसे कि सब सोनिक मैक नंबर, सब सोनिक मैक नंबर, ट्रांसोनिक मैक नंबर, उसके बाद सुपरसोनिक मैक नंबर, उसके बाद हाइपरसोनिक मैक नंबर। चार तरह का होता है, ठीक है। अब देखते हैं सब सोनिक मैक नंबर ये है क्या, ठीक है। वे सभी वस्तु जिनकी गति ध्वनि की गति से कम होती है, जिनकी गति ध्वनि गति से कम होती है, जैसे कि ये एरोप्लेन चल रहा है। अब एरोप्लेन जो चल रहा है ये बहुत अधिक गति में चल रहा है, ठीक है ना, अधिक गति में चल रहा है, लेकिन इससे जो साउंड है ना वो धीरे धीरे, मतलब साउंड पीछे सुनाई देता है। आप तो एरोप्लेन देखते ही होंगे, है ना। तो एरोप्लेन चल गया तब जाकर के हमको ध्वनि सुनाई दिया, तो इसे हम क्या बोलेंगे? सब सोनिक मैक नंबर, ठीक। ट्रांसोनिक मैक नंबर, जैसे जैसे एरोप्लेन चलेगा वैसे वैसे हमारा उससे उत्पन्न साउंड हमको सुनाई देगा। तो एरोप्लेन की स्पीड और उसके द्वारा प्रोड्यूस ध्वनि की स्पीड सेम टू सेम होगी, तो उसे हम क्या बोलेंगे? ट्रांसोनिक मैक नंबर। अब आ जाते हैं सुपरसोनिक मैक नंबर क्या है? वे सभी वस्तु जिनकी गति ध्वनि की गति से अधिक होती है उन्हें सुपरसोनिक मैक नंबर कहते हैं। जैसे कि थोड़ा सा हम उल्टा समझा दिए, 1 मिनट फिर से हम समझाते हैं। सब सोनिक मैक नंबर उन्हें बोलेंगे कि जैसे ये एरोप्लेन है ना, एरोप्लेन पीछे ही रह गया और साउंड पहले हमको सुनाई दे दिया, तो उसे हम क्या बोलेंगे? सबसोनिक मैक नंबर, ठीक है। और सुपरसोनिक मैक नंबर क्या बोलेंगे? जैसे कि ये चला गया, ठीक है ना, उसके बाद हमको साउंड सुनाई दिया, है ना, एरोप्लेन चला गया उसके बाद हमको साउंड सुनाई दिया, तो उसे हम क्या बोलेंगे? सुपरसोनिक मैक नंबर, ठीक है। अब आ जाता है हाइपरसोनिक मैक नंबर। ये जो है ना ये इतना स्पीड जाएगा कि जाने से पहले वे सभी वस्तु जिनकी गति ध्वनि की गति से 5 गुना अधिक होती है, मतलब कि
ध्वनि की गति से, मतलब कि साउंड की गति से इनकी गति क्या होती है, 5 गुना अधिक होती है। मतलब कि पहले क्या होगा भाई, मिसाइल पहुंच गया और बाद में हमको सुनाई दिया, उसी को हम क्या बोलेंगे, हाइपरसोनिक साउंड वेव। क्लियर है ना? जैसे कोई मिसाइल है, मिसाइल चल चल गया और मार गया, तब हमको सुनाई दिया, है ना, मार कर गया कहीं पर, जिसको टारगेट दिया गया मिसाइल उसको मार कर गया, उसके बाद हमको साउंड सुनाई दिया, तो उसे हम क्या बोलेंगे, हाइपरसोनिक साउंड वेव। कंफ्यूजन नहीं करना है, थोड़ा सा मिस्टेक हुए थे लेकिन वो क्लियर हो गया है, ठीक है ना? तो आप यदि आपको थोड़ा बहुत डाउट होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं उसे उसको फिर से एलुबरेट कर दूंगा, ठीक है? यह क्लास जो है कंटिन्यू रहेगा। आज हम साउंड चैप्टर को समाप्त किए, उसके बाद अब हम नेक्स्ट हम चलेंगे, ठीक है, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, और हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर को उसको क्लियर करेंगे, उसके बाद फिर आगे की चैप्टर हम बता देंगे, ठीक है? तो इसी तरह से मेरे चैनल पे बने रहिए, और यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को शेयर कीजिए, ठीक है? और किसी भी तरह का अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।